हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं माइंड मैप सीरीज में। आज का जो सेशन है इस माइंड मैप सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। वैसे मैं इस वाले सेशन में थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों को एक ही सेशन में कवर करने वाला हूं। ऑलराइट। और जो अपना माइंड मैप सीरीज है उसका यूएसपी यही रहा है कि भैया हम लोग बहुत शॉर्ट में, कंसाइज में किसी भी चैप्टर को खत्म करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आधे घंटे से 40 मिनट तक हम लोग एक चैप्टर को खत्म करें। ये माइंड मैप सीरीज का एक्चुअली मीनिंग यही था। ऑलराइट। अब इतने टाइम में खत्म करने के लिए देखो, ये जो चैप्टर है बेटा थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। ऑलराइट। यहां पूरा डिटेल में ऑब्वियस ही बात नहीं हो सकता। माइंड मैप सीरीज में जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे हम लोग सिर्फ उनकी बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लस जो न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे, जो फॉर्मूले जितने भी होंगे, डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। डेरिवेशन की बजाय हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं इस वाली सीरीज में। ऑलराइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। दिल थाम के बैठिए। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पर डिफरेंट जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, है ना। तो ठीक है, जिन लोगों ने इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, जिनको एक फास्ट एक क्विक रिवीजन की जरूरत है, फॉर्मूले सारे एक बार हमारे रिवाइज हो जाएं, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएं, अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस सेशन को पूरा देखें। ऑलराइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल डूडी और ये सेशन आज आप मेरे साथ करने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे इस वाले सेशन में? सबसे पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और प्रोसेसेस के बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, इसकी बात होगी। एंथैल्पी की बात इस चैप्टर के अगले पार्ट में आएगी और सबसे लास्ट में हम लोग एंट्रोपी, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात इस वाले सेशन में करने वाले हैं। ऑलराइट। चलिए जी, आ जाइए फिर बेटा। सबसे पहले इस चैप्टर में दो टर्म्स आती है, एक का नाम है सिस्टम, दूसरे का नाम है सराउंडिंग। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आपको। सिस्टम यूनिवर्स का वो पोर्शन होता है विच इज अंडर कंसिडरेशन, जिस पे आप वर्क कर रहे हो, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट इज योर सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जितना भी पूरा पोर्शन बाकी बच गया यूनिवर्स का, दैट इज नॉट एज सराउंडिंग्स। ठीक है। तो यहां पर यही चीज लिखी है कि जो यूनिवर्स होगा उसमें दो चीजें प्रेजेंट होगी, एक सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों अलग होंगी किससे? एक छोटी सी बाउंड्री से। दिस बाउंड्री इज समटाइम्स विजिबल और कभी कभी इसको आप इमेजिनरी भी कंसिडर कर सकते हो ना। ये तो सिस्टम और सराउंडिंग तो बहुत छोटी सी चीज, आप लोग सब लोगों को पता होगी। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। सिस्टम तीन तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले ओपन सिस्टम आपके सामने लिखा है। ओपन सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास और हीट दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। अगर आपने सिस्टम को ऊपर से क्लोज कर दिया तो मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन हीट का एक्सचेंज तो अभी भी पॉसिबल है। ऑलराइट। और अगर बात की जाए आइसोलेटेड सिस्टम की, तो मुन्ना ना तो हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही मास का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप होती है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन होता नहीं है। अब इसके बाद हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको दो तरह से या फिर अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। देखो, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह का है, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। जेईई मेंस में कई बार, अब बोलोगे साहब जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तो हो लिया, कोई बात नहीं, सेकंड होगा अभी, है ना। हाँ, तो अगर बात करूं जेईई मेंस की तो कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन, और कौन सा एग्जांपल एक स्टेट फंक्शन का। मीनिंग आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन। ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हो, इनिशियल से फाइनल स्टेट कैसे डिराइव हुई उस पाथ पे डिपेंडेंसी ना रखती हो, उनको बोला जाएगा स्टेट फंक्शंस। एंड दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ, कि आपने इनिशियल से फाइनल स्टेट कौन से पाथ के थ्रू प्रोवाइड करी है, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो है बेटा, एग्जांपल पे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, आपको ध्यान रखना है, हीट एंड वर्क। ऑलराइट। ये पाथ फंक्शन के दो बहुत ही प्यारे एग्जांपल हैं। और अगर मैं स्टेट फंक्शंस की बात करूं तो यहां पर अगर आप एग्जांपल की बात करोगे तो वो आएगा, प्रेशर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, आपकी एंथैल्पी आ जाएगी, एंट्रोपी आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, गिब्स एनर्जी आ जाएगी। ऐसे एग्जांपल्स आप बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है ना। ये मैंने क्या लिख दिया, HSUG। अरे दादा, मैं ABCD नहीं सिखा रहा हूं तुम्हें। P बोले तो प्रेशर, V बोले तो वॉल्यूम, T बोले तो टेम्परेचर, H बोले तो एंथैल्पी, S बोले तो एंट्रोपी, U बोले तो इंटरनल एनर्जी,
और जी बोले तो गिब्स एनर्जी। यस एग्जाम्पल है भाइयों, सीधे याद रख लियो, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज को एक और तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, कैसे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है? दोस प्रॉपर्टीज जो मास, अमाउंट ऑफ द मैटर पे डिपेंड करती हो, मास ऑफ द मैटर पे डिपेंड करती हो, जिनकी जो वैल्यू है वो अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होगा, तो जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाती हो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव। और जो प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ मैटर के साथ चेंज ना हो, किसके साथ चेंज हो? जो चेंज होती है नेचर ऑफ मैटर के साथ, अमाउंट पे डिपेंड ना करके नेचर पे जो डिपेंड करती हो प्रॉपर्टीज, दोस प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, हीट कैपेसिटी है, साथ साथ आप इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हो, चाहो तो आप इसमें एंट्रोपी लिख सकते हो, आप इसमें गिब्स एनर्जी लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल किसमें आते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। फिर मैं कह देता हूं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इनका। आप खुद सोच के देखो, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का इतना सा मास लिया, इतना सा अमाउंट लिया, तो उसका मास कुछ और होगा। अगर आपने इतना बड़ा अमाउंट ले लिया तो मास कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब जो मास है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंसी रख रहा है, दैट मींस वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इंटेंसिव, जैसे अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, एक लोहे की रॉड है, आप उस रॉड को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, हर टुकड़े की जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी। जो डेंसिटी होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मैटर पे। वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इंटेंसिव में। ठीक है, यहां पर आपके सामने लिखा है टेम्परेचर इस कैटेगरी में आएगा, प्रेशर इस कैटेगरी में आएगा, डेंसिटी इस कैटेगरी में आएगा, कॉन्सेंट्रेशन इस कैटेगरी में आएगा। आप इसमें कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, आप इसमें बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख सकते हो, जिसको दुनिया रेजिस्टिविटी के नाम से जानती है। आप महाराज इसमें सरफेस टेंशन लिख सकते हो, और मुन्ना इसमें तो विस्कोसिटी भी लिख सकता है ना। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, आप इसको जरूर ध्यान रखें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड ईएमएफ, ई नॉट ऑफ सेल, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, अगर किसी प्रॉपर्टी से पहले स्टैंडर्ड लग गया तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, इसको ध्यान दे, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज पे एग्जाम में एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। बहुत ही आसान बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपके सामने लिखे हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। क्या मतलब है जनाब? अगर कोई कहे कि कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट मींस dt इज इक्वल टू 0, और अगर dt 0 है तो डेल्टा टी भी 0 है। मेरे हिसाब से dt और डेल्टा टी में मतलब आपको डिफरेंस समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग जेईई एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हो, सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हो। dt का मतलब होता है बहुत स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब एक बड़ा टेम्परेचर में चेंज। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होना गारंटी नहीं है आइसोथर्मल की, लेकिन dt इज इक्वल टू 0 होना गारंटी है। अगर dt 0 है तो डेल्टा टी अपने आप ही 0 हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो आप डिटेल वीडियोस देखिए, है ना। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई कहे आइसोबारिक प्रोसेस बोले तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है मुन्ना तो डीपी इज इक्वल टू 0, और अगर डीपी 0 है तो डेल्टा पी अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहे आइसोकोरिक प्रोसेस तो आप उसको कह देना कि भाई आज वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे भाई तो डीवी 0 होगा और डेल्टा वी भी अपने आप ही 0 हो जाएगा। अगर कोई कहे कि आइसो, अबे कौन सा आइसो, हर बार आइसो थोड़ी होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, यस एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज 0 होता है ना, इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस को सारी दुनिया जानती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए। मान लो आपने यहां से चलना स्टार्ट किया ए से बी गए, बी से सी गए, और सी से डी गए, डी से वापस ए चले गए, तो ये जो प्रोसेस होगा ये एक साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती हो। अब खुद मुझे एक बात बताओ, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है उसमें जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उनमें चेंज कितना आएगा, जितने भी स्टेट फंक्शंस है उसमें चेंज कितना आएगा? आप बोलोगे सर 0 आएगा। लेट्स से अगर मैं कहूं डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, क्या लिखोगे मुन्ना? H2 माइनस H1। अरे भाई इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है, H2 और H1 सेम है, इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस में कितना होगा? 0 होगा। साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनमें चेंज हमेशा कितना आएगा? नहीं, 0 आएगा, है ना। समझ गए मेरी बात को?
अच्छा, और इसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का। काफी इंपॉर्टेंट होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यस, क्या डिफरेंस है भाई? बेटा जी, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। यस, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है महाराज वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा वो इतना धीरे होता है कि इनफाइनाइट टाइम में खत्म होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म होता है। और जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा, फाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही खास बात मैं आपको बताता हूं, दोनों में डिफरेंस जिसपे क्वेश्चन बनता है और जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए, जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, वो इतना स्लो प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर लगभग सेम होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर कैसा होगा बेटा? लगभग सेम होता है। हम लोग लिखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो इंटरनल प्रेशर के या तो कम या ज्यादा हो सकता है, प्लस माइनस डीपी हो सकता है। और ये जो डीपी होता है इसकी वैल्यू लगभग 0 होती है। इसी वजह से हम लोग कह देते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर लगभग बराबर होगा। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। एक्सटर्नल इंटरनल किसकी बात हो रही है? जैसे मान लो आपने कंटेनर ले रखा है, गैस फिल कर रखी है, ऊपर से पिस्टन लगा रखा है, तो पिस्टन ऊपर से प्रेशर डालेगा एक्सटर्नल प्रेशर, गैस पिस्टन पे नीचे से प्रेशर डालेगी इंटरनल प्रेशर। ये दोनों की वैल्यू लगभग बराबर होती है। जो ड्राइविंग फोर्स है डेल टीपी वो बहुत ही छोटा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका रिवर्सिबल की बजाय इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो इंटरनल प्रेशर के कभी भी इक्वल नहीं होता, है ना। जो ड्राइविंग फोर्स है डेल्टा पी, बेटा डेल्टा पी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता। एक्सटर्नल प्रेशर को आप इंटरनल प्रेशर के कभी भी बराबर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। अगर आपको कंप्रेस करना है तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से बहुत ज्यादा एकदम से कंप्रेस हो जाएगी गैस, प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर मान लो इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत कम है प्रेशर में, तो गैस धीरे धीरे होले होले कंप्रेस होगी। उस प्रोसेस को बोला जाएगा रिवर्सिबल। और अगर फास्ट प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल। क्वेश्चन में एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो मुन्ना समझ जाना वो प्रोसेस हमेशा कैसा होगा? इरिवर्सिबल होगा। क्वेश्चन में ऐसा आता है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द वर्क इज डन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ समथिंग एटीएम। अगर क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, आप हमेशा कौन सा लिख के आओगे? इरिवर्सिबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए। इंटरनल एनर्जी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी से ही कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कोई भी एक सिस्टम है, मान लो आपने एक आपने पिस्टन ले रखा है, सॉरी एक आपने कंटेनर ले रखा है, इसके अंदर एक आपने गैस फिल कर रखी है। यह आपका सिस्टम हो गया। इस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इन सारे पार्टिकल्स की जितनी भी तरह की एनर्जी है, उन सारी एनर्जी का सम अगर आप कर देते हो उसको आप इंटरनल एनर्जी कहते हो। जनरली इंटरनल एनर्जी को यू से दिखाया जाता है और कुछ लोग इंटरनल एनर्जी को ई से भी दिखाते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मर्जी है, कोई किससे भी दिखाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनिंग समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। किसी भी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स की सारी तरह की एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी होगा। और क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, दैट्स व्हाई ऐसा कहा जाता है इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जरूर किया जा सकता है फाइंड। ऑलराइट, इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम की, उसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे? अगर आप हीट में चेंज कर दो, सिस्टम से अगर हीट रिलीज होता है या फिर सिस्टम को हीट देते हो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। अगर आप सिस्टम पे वर्क करते हो या फिर सिस्टम खुद वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, दोनों केसेस में सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। और तीसरा, अगर सिस्टम में मैटर आता है या सिस्टम से मैटर जाता है तब भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो ये 3 तरीके हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के। ऑलराइट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा इज इक्वल टू Q प्लस W होगा। इस फॉर्मूले को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जे मेंस पे इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। ऑलराइट, यहां पर आपको Q और W की जो वैल्यू है विद साइन लिखना है। विद साइन का क्या मतलब हुआ? अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है सिस्टम के द्वारा, अगर सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करता है तो मुन्ना Q का वैल्यू पॉजिटिव लिखना।
ठीक है। और अगर मान लो आपका सिस्टम हीट रिलीज करता है, अगर तुम्हें एहसास हो जाए क्वेश्चन में कहीं पर भी कि सिस्टम ने हीट रिलीज करी है, तो क्यू की जब वैल्यू लिखोगे तो माइनस साइन के साथ लिखना। अगर मैं वर्क डन की बात करूं, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो अगर कहीं पर भी, तो आप कहोगे साहब W का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना, साइन पॉजिटिव रखना है। और अगर मुन्ना वर्क डन बाय द सिस्टम अगर कहीं पर भी लिखा हुआ हो, तो W का वैल्यू हमेशा कैसा आएगा? अरे बोल मेरे भाई, नेगेटिव आएगा। ये साइन कन्वेंशन है, ये ध्यान रखना है। इसको लॉ ऑफ हीट कंजर्वेशन भी बोला जाता है, यस, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी बोला जाता है, आप इसको कह सकते हो। ऑलराइट, मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऑलराइट, डेल्टा यू जो होता है वो एक आपका स्टेट फंक्शन है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमेशा ध्यान रखो, डेल्टा यू अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। आगे एक रिलेशन के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, एक और छोटी सी चीज, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? मान लो आपके पास एक कोई भी सिस्टम है, आप उस सिस्टम का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना चाहते हो, 1 यूनिट टेम्परेचर में चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे? आप सिस्टम को हीट दोगे। 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 यूनिट टेम्परेचर आपने बढ़ाया, उसके लिए जितना हीट आपने सिस्टम को दिया है, दैट इज योर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, हीट कैपेसिटी को C लिख दिया, Q अपॉन डेल्टा टी। आप सारे लोग समझदार हो, आपने फिजिक्स पढ़ी है, आप कहोगे सर डेल्टा टी अगर 1 हो, चेंज इन टेम्परेचर 1 हो, तो जितना हीट दोगे उसी को बोला जाएगा हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला डेफिनेशन आपके सामने, सिर्फ आपके नोट्स के लिए मैं लेके आया हूं। ऑलराइट, अगर हीट कैपेसिटी में लिखा हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस के लिए होती है। अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना है, तो जितनी हीट दोगे उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं S, वो हो जाएगा Q अपॉन S इंटू डेल्टा टी। अब S क्यों लिखा है यहां आएगा बेटा M इंटू डेल्टा टी। देखो M इंटू डेल्टा टी, यस। तो यहां से देखो Q का फॉर्मूला बन जाएगा C इंटू डेल्टा टी, यहां से Q बन जाएगा MS डेल्टा टी, अगर आपका जो S है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, ठीक है। यूनिट मास M की वैल्यू 1 ले लूं, चेंज इन टेम्परेचर 1 ले लूं, तो जितना हीट दोगे उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी जो यूनिट आएगी उसमें नीचे या तो ग्राम आएगा या फिर केजी आएगा। इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सी हीट कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ऑलराइट, आगे चलते हैं और बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी को CM से दिखाया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होता है 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना है ना। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना हो, तो जितना आपने हीट दिया उसी को हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट कैपेसिटी आप बोलोगे ना। मोलर का मतलब यहां पर 1 मोल से है। क्लियर बात मेरी, समझ गए आप? दैट इज द हीट कैपेसिटी। बहुत ही आसान चीज है, फॉर्मूले यूनिट से पता लगेगा। क्वेश्चन में कई बार सिर्फ लिख देता है वो हीट कैपेसिटी, हमें नहीं पता लगता कौन सी हीट कैपेसिटी है ना। अगर हीट कैपेसिटी ना पता लग दिया हुआ ना हो कि स्पेसिफिक है कि मोलर है, तो एक बार उसकी यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर यूनिट में ग्राम या फिर केजी आ रहा है तो वो स्पेसिफिक होगी, और अगर मोल आ रहा है तो वो मोलर हीट कैपेसिटी होगी। एक बहुत ही फेमस रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यहां पर CP होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो R होता है दैट इज योर क्या, गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को आप लोग याद रखोगे। आगे चलें, यस, चलिए जनाब आगे चलिए। अब इसके बाद अगला जो बारी आती है वो आती है वर्क डन कैलकुलेशन की। देखो वर्क डन कैलकुलेशन के भैया फॉर्मूले हैं सीधे से, मैं आपको बता दूं, ठीक है। वर्क डन का एक जो फॉर्मूला है आप जिसको याद रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू DV, ठीक है। PV वर्क का जो एरिया अंडर द कर्व होता है उसको आप वर्क डन कहते हो। इस फॉर्मूले को याद रखो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो कोरिक प्रोसेस लिखा है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटा dV इज इक्वल टू 0 होगा। आप इस फॉर्मूले में dV इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो वर्क डन कितना आएगा, जल्दी बोलो, 0 आ जाएगा। मतलब जो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। ऑलराइट, अगर वर्क डन 0 है तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारी दुनिया जानती है, Q प्लस W। W 0 हो गया तो Q का वैल्यू, डेल्टा U का वैल्यू कितना आएगा,
QV के बराबर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जितना होगा वही आपका क्या होगा, डेल्टा यू होगा। और इधर देखो मुन्ना, Q का फॉर्मूला मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, क्या मैं Q का फॉर्मूला यहां से NC डेल्टा टी लिख सकता हूं? अरे बोलना मेरे भाई, क्या यहां से Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। तो आप यहां पर Q की जगह NC, लेकिन CV लिख दीजिए आप, NCV डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को गौर से देखो। डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू जीरो, यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू जीरो, है ना, वो रिलेशन था, वो मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया। आप लोगों ने ये रिलेशन खुद भी पढ़ा होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर, पक्का? आगे बढ़ते हैं और आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बेटा आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला सीधा सा होगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लगाइए और उत्तर पाइए। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। अगर मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस 2.303 nRT log V2 by V1 होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 nRT log P1 by P2। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखें, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिख के आऊंगा। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रेशर के बारे में दे रखा है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है मेरे भाई। क्या यहां तक बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। यहां पर एक और चीज समझने वाली है, एक और चीज समझने वाली है कि अगर मान लो गैस आपकी एक्सपेंड कर रही है, क्या हो रहा है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो हमेशा जो रिवर्सिबल वर्क डन होगा वो इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा, इस बात को आप याद रखें। और अगर मान लो कंप्रेशन हो रहा है मुन्ना, क्या हो रहा है, कंप्रेशन, तो जो इरिवर्सिबल वर्क डन होगा वो रिवर्सिबल वर्क डन से ज्यादा होगा। ये छोटी सी चीज है, इसको आप याद रखें। जेई ने इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखें। और डिटेल में अगर देखना हो तो ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व के थ्रू समझाया जाता है, वहां से भी आपको फाइनल रिजल्ट याद ही रखना पड़ता है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक्सपेंशन में रिवर्सिबल और जो आपका कंप्रेशन होगा उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू ज्यादा होती है। क्लियर है? चलो जी, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट बेटा याद रखना है। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आपसे फॉर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली वो रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला आता है, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है क्या होगा, NCV T2 माइनस T1। यस, या फिर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। एक्चुअली हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो CV होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा माइनस 1। यहां पर जो गामा होता है, गामा है ना, गामा को क्या बोला जाता है, गामा इज योर पॉइजन्स रेशियो। और ये जो गामा की वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है आपकी गैस पे। ऑलराइट, अगर मान लो आपकी गैस मोनोएटॉमिक है, कैसा है बेटा, अगर आपका गैस मोनोएटॉमिक है तो मुन्ना गामा का वैल्यू जो होगा 5/3 होगा, कितना, 1.66 हो जाएगा। ऑलराइट, और अगर मान ले तेरी गैस जो है वो डायएटॉमिक है, यस, अगर डायएटॉमिक है तो गामा की वैल्यू कितनी होगी सर, 7/5 होगी, या फिर 1.4 भी लिख सकते हो। ठीक है जी। और अगर मान लो पॉलीएटॉमिक है, कैसी, पॉलीएटॉमिक है, तो दादा पॉलीएटॉमिक में दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, एक तो आपकी लीनियर है और दूसरा नॉन लीनियर है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं। तो अगर मान लो वो लीनियर है तो गामा जो रहेगा वो 1.4 ही रहेगा, और अगर मान ले वो नॉन लीनियर है तो जो गामा होगा वो 1.33 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। देखना एक बार फटाफट से। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है आपको? यस, अच्छा जी, एक छोटी सी, अच्छा देखो एक चीज और, यहां पर अगर आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में ही काम करते हैं। याद रखना है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये फॉर्मूले आपको याद है? हाँ ना बोलिए जरा। अगर आपको याद नहीं है मतलब गड़बड़ है, ये याद होने चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा जी,
एक छोटी सी टर्म होती है जिसका नाम है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है अगर कोई भी गैस वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही हो, वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही हो, उसको फ्री एक्सपेंशन बोला जाएगा। अगर वैक्यूम है इसका मतलब पी एक्सटर्नल 0। और अगर मुन्ना W का तूने फॉर्मूला पढ़ा है तो एक बात बता, क्या पी एक्सटर्नल इंटू डीवी होता है वर्क डन। अगर तेरा पी एक्सटर्नल ही 0 हो गया तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। इस बात को आप याद रखें, फ्री एक्सपेंशन में हमेशा वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज फ्री एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम, और वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो वर्क डन का वैल्यू भी 0 होगा। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं किसकी, एंथैल्पी की। देखो मुन्ना, एंथैल्पी होती क्या है, सबसे पहली चीज को लिखा जाएगा डेल एच इज इक्वल टू क्यूपी। क्यूपी क्या है, हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे आपका सिस्टम जो भी हीट रिलीज या फिर अब्सॉर्ब करता है महाराज, उसको बोला जाता है क्या, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच। ऑलराइट, और अगर मुझे रिलेशन बनाना हो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में, इस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी लिख सकते हो, या फिर एक और बढ़िया फॉर्मूला होता है डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये दो रिलेशन होते हैं, इन रिलेशन पे जनरली जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर डेल्टा एच इज योर एंथैल्पी चेंज, डेल्टा यू इज योर एंट्रोपी चेंज, प्लस पी प्रेशर, डेल्टा वी इज वॉल्यूम चेंज। और अगर इस फॉर्मूले में बात करें, डेल्टा एन जी आर टी, आर आप सब लोग जानते हो गैस कांस्टेंट है, टी आप सब लोग जानते हो टेम्परेचर है, बात आती है डेल्टा एन जी क्या है। ऑलराइट बेटा, डेल्टा एन जी जो है वो है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जैसे एक रिएक्शन आपके सामने लिखी है, ये वाली रिएक्शन अगर कोई लिख दे और तुमसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है, तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं बेटा, 2, और रिएक्टेंट कितना है 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अबे समझ भी रहे हो तुम मेरी बात को, पक्का। एक एग्जांपल और देखो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ऐसा एक एग्जांपल लिखा है और आपसे पूछा है कि डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना होगा। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 + 3 4, 2 - 4, इतनी मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है, -2 आएगा। क्लियर है, तो यहां पर डेल्टा एनजी का फॉर्मूला ये होगा, सिर्फ और सिर्फ गैसियस मोल्स को इंक्लूड करना है, इसके अलावा बाकी सॉलिड या फिर लिक्विड के मोल्स को डेल्टा एनजी की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना होता। एक छोटा सा टर्म होता है जिसको बोला जाता है कैलोरीमेट्री। क्या होता है, अगर आपने किसी भी रिएक्शन में हीट चेंज जो हो रहा है उसका अगर आपने प्रैक्टिकल मेजरमेंट कर लिया, द प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज इन केमिकल और फिजिकल चेंज इज नोन एज कैलोरीमेट्री, है ना। और ये जो कैलोरीमेट्री होती है एक अपरेटस में की जाती है, जो इसके लिए एक अपरेटस यूज किया जाता है, दैट इज योर कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर में एक बहुत ही बढ़िया कैलोरीमीटर होता है जिसको बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या बोला जाता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। और ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इससे कैलकुलेशन आता है किसका, किसका मेजरमेंट किया जाता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजरमेंट किया जाता है डेल्टा यू क्या, ठीक है, डेल्टा यू क्या किया जाता है इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में। इस पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या किया जाता है, एक स्टील का अपरेटस होता है जिसके चारों तरफ पानी भरा होता है, इस स्टील के अपरेटस में एक सब्सटेंस लिया जाता है, उसका कंबशन करवाया जाता है। क्या किया जाता है, कंबशन। और ये जो कंबशन होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी मिलती है इस पानी को, और पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। थर्मोमीटर लगा है, पानी का कितना टेम्परेचर बढ़ा आपने फाइंड कर लिया, डेल्टा टी का वैल्यू आप यहां पे फाइंड कर लेते हो बेटा, T2 - T1, और एक कैलकुलेशन के थ्रू आप ये बताते हो कि जो डेल्टा यू का वैल्यू आएगा वो आएगा -C × डेल्टा टी, वेयर C इज द हीट कैपेसिटी। यस, ये क्या है बेटा, बॉम्ब की हीट कैपेसिटी। ऑलराइट, दिस इज द हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं इस फॉर्मूले में, इस वाले केस में जब भी मुझे डेल्टा यू निकालना हो बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। क्लियर है, ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट ही यूज करना है बेटा, ठीक है, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हो, ठीक है। अब अगर ये जो हीट कैपेसिटी है, ये सर हमें कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। सिर्फ आपको तो क्या करना है, डेल्टा टी देखना है। और डेल्टा टी क्या है, पानी का टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है। पानी के टेम्परेचर में चेंज होगा क्यों, क्योंकि आप इस सब्सटेंस का कंबशन करवा रहे हो, कंबशन से एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज हुई वो बॉम्ब को मिली, बॉम्ब के थ्रू पानी को मिली, और पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो कंबशन से जितनी हीट रिलीज हुई है उसी को आपने बोला है डेल्टा यू, क्योंकि इस सिस्टम में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है
और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट अब्सॉर्ब या फिर रिलीज होता है उसी को आप इंटरनल एनर्जी में चेंज कहते हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को याद रखें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शन दी हुई हो, उसमें अगर मुझे एंथैल्पी चेंज निकालना है, उसको बोला जाता है बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेट्स से एक रिएक्शन है A गिव्स B, इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको मैं बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ B माइनस एंथैल्पी ऑफ A। ऑलराइट, और अगर मान लो कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का, तो आप उस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपकी रिएक्शन है 2A गिव्स 2B, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हो जाएगा 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ B माइनस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ A। यस, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, उसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल चीज है। अब ये जो हैश लॉ है, ये क्या कहता है? हैश एक भाई साहब थे, उन्होंने पता है क्या चीज बोली? उन्होंने बोला कि मान लो आप यहां पर हो और आपको यहां से यहां जाना है, ठीक है, A से D गए, इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा H, लेकिन आज आपका मन कर रहा है मैं डायरेक्ट A से D नहीं जाऊंगा, मुझे पहले A से B के पास जाना है। ठीक है, थोड़ी देर में A से B के पास ठहरूंगा, फिर B से मैं C जाऊंगा, इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा टू H2, और C से फिर मैं D जाऊंगा, इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3। ये जो हैश लॉ है ये कहता है कि जो डेल्टा H होएगा वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के बराबर होगा। मतलब आप पाथ कोई सा भी चूज करो, A से D जाने का, चाहे ये पाथ चूज करो चाहे ये पाथ चूज करो, पाथ कोई सा भी हो, आपका जो नेट एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा इक्वल रहेगा। यस, जो आपका नेट एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा इक्वल रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए और है, अगर किसी रिएक्शन को आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका जो एंथैल्पी है वो भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपने किसी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया तो उसका जो एंथैल्पी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन उसका जो साइन होगा वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ये तो सीखा ही है यार, इतने सारे क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए होंगे। ऑलराइट, अच्छा जी, ये हैश लॉ है बेटा, इस बात को आप याद रखें, बहुत ही आसान सी चीज है। और मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं बिकॉज एंथैल्पी जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, उसका जो वैल्यू होगा, एंथैल्पी चेंज कभी भी पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चाहे उस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, नेट एंथैल्पी चेंज हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, क्लियर, बहुत ही बढ़िया। एक छोटा सा टर्म आता है जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो ये भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नाम क्यों लग गया? क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। अब आप पूछोगे साहब ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? बेटा स्टैंडर्ड स्टेट जो होती है किसी भी सब्सटेंस की जो सबसे स्टेबल स्टेट होती है, जिस स्टेट में एक्चुअली वो एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको स्टैंडर्ड स्टेट बोला जाता है। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, आप बोलोगे साहब हाइड्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2 गैस इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, O2 गैस इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, N2 गैस इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, I2 सॉलिड इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयोडीन, बिकॉज आयोडीन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन लिक्विड, Br2 लिक्विड इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ब्रोमीन, बिकॉज ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस का P4 सॉलिड, सल्फर का S8 सॉलिड, दीज आर द स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ सम कंपाउंड्स। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब वो स्टेट जिसमें आपका जो सब्सटेंस है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता हो। और अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर ना दिया हुआ हो तो जनरली डेटा इज टेकन एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर आपके सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में है, उस केस में जो आपने एंथैल्पी चेंज निकाला है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। सिंपल, आगे चले, पक्का? चलो जी, एक छोटी सी टर्म और आती है जिसको बोला जाता है मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। देखो जी, फ्यूजन का मतलब मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है, इसको डेल्टा फ्यूजन H0 से दिखाया जाता है। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। अगर मान लो आपका 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा बेटा उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। एक होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो आपका 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और लास्ट में आता है मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब I2 सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में, है ना। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट हो रहा है,
इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, उसमें जो एंथैल्पी चेंज होएगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना। कई बार ऐसे नाम आ जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी टर्म आती है जिसको बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि किसी भी रिएक्शन में 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि H2O के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखो, तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई H2O के 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए किससे? उसके एलिमेंट से। एलिमेंट कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और एलिमेंट अपनी कौन से स्टेट में होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में। यस, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, एलिमेंट से हुआ, और एलिमेंट अपनी कौन से स्टेट में होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। यस, क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ और सिर्फ 1 मोल का फॉर्मेशन करवाना है। किससे करवाना है? उसके एलिमेंट से करवाना है। और एलिमेंट कौन से स्टेट में होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। क्लियर? जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं CO2 है, उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखो। आप बोलोगे 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए किससे? इसके एलिमेंट से। एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। और बेटा जी, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है? ग्रेफाइट। अगर एलोट्रोप है तो एलोट्रोप की स्टेट लिखनी पड़ेगी आपको। कार्बन की जो सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होती है थर्मोडायनेमिकली, दैट इज योर ग्रेफाइट, है ना। कार्बन ग्रेफाइट नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, डायमंड लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्लियर? अब तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई है ना। अगर किसी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हो तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस फॉर्मूले से आप उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो, है ना। मान लो एक रिएक्शन दे दी, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, तो आप प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा जिसने इस चैप्टर को रिवाइज कर रखा है, एक बार पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया हुआ, पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं आपसे अभी बोलूंगा ये सेशन आपके लिए फायदे का नहीं है। ऑलराइट, चलो जी, एक आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो आपके सामने एक सब्सटेंस है, उसको एटम में कन्वर्ट करना और एटम अपनी गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। जैसे H2 है, मैंने कहा इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का इक्वेशन क्या होगा? आप बोलोगे साहब ये मॉलिक्यूल है, इसको एटम में कन्वर्ट कर लो। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसका? H2 का। जैसे मान लो ऐसा लिखा है N2, मैंने कहा इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी? आप बोलोगे साहब इसको एटम में कन्वर्ट कर दो, ये लो 2N। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसका? N2 का। अगर मान लो ऐसा लिखा है CH4, मैंने आपसे कहा इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का इक्वेशन, आप बोलोगे एटम में कन्वर्ट कर दो, एक एटम कार्बन का होगा और 4 एटम हाइड्रोजन के होंगे। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये जो एटम बने हैं दीज एटम्स शुड बी इन गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट में होने जरूरी है? गैसियस स्टेट में होना जरूरी है, तभी मैं इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का नाम दूंगा। क्लियर? ऑल राइट, बिल्कुल वैसा ही है बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। बॉन्ड एंथैल्पी बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है दो एटम है, उनके बीच बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को तोड़ना है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज योर बॉन्ड एंथैल्पी। ऑब्वियस है, वो बॉन्ड जितना मजबूत होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको जैसे ही मैं तोड़ूंगा ये बन जाएगा,
यस, तो इसको आप क्या बोलोगे, बॉन्ड एंथैल्पी। इसमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप ऐसे भी कह सकते हो जितना स्ट्रॉन्ग, जितना मजबूत बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंथैल्पी और जो अभी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पढ़ा था वो सेम होती है, पॉलीटॉमिक में अलग अलग हो जाती है। वहां पर हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन करते हैं जो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेते हो, ठीक है ना। अच्छा, एक और छोटी सी चीज जिसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक सब्सटेंस है KCl, उसको आपने एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, एक्सेस ऑफ पानी डाल दिया, है ना, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, KCl एक्वस में कन्वर्ट हो गया। यस, और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इसका KCl सॉलिड का, ठीक है। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस था, उसको आपने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है वो लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के इक्वल होता है ना, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के इक्वल होता है ना। ये छोटा सा रिलेशन है जो आपको यहां पर ध्यान में रखना होता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो अगले हाथ लैटिस एंथैल्पी आ गई। बेटा लैटिस एंथैल्पी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। यस, क्या होती है लैटिस एंथैल्पी? जैसे NaCl है, NaCl का लैटिस बना हुआ है, इस लैटिस को तोड़ना है मुझे, तोड़ के आयंस बनाने हैं, और आयंस अपनी कौन सी स्टेट में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में। तो किसी भी 1 मोल ऑफ लैटिस को कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन और एनायन में तोड़ना हो तो जितना एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही आसान चीज होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। क्लियर है? आगे चल सकते हैं और एक छोटी सी चीज और बात करते हैं जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइज करना है। जैसे मान लो आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका कितना लेना है ग्राम इक्विवेलेंट 1, और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इसका भी कितना ग्राम इक्विवेलेंट लेना है 1। 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो क्या बनेगा बेटा, NaCl बनेगा। यस, तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होएगा उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। ध्यान देना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा डिफाइन होता है किसके लिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। एसिड और बेस का 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपका क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो और अगर आप उसका न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो तो हमेशा जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो इतना आएगा। यहां पर मोल मत लिखो, पर इक्विवेलेंट लिखना ज्यादा सही है। -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या फिर -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दिया। यह वैल्यू आपको याद होनी जरूरी है, लेकिन यह वैल्यू कब आएगी, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अगर दोनों में से कोई भी एक वीक हुआ तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा उसका वैल्यू इससे कम होगा, इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? ये छोटी सी चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। अच्छा, एक चीज और आती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिंपल सी चीज है, कंबशन मतलब 1 ग्राम, एक आपका सब्सटेंस है, उसका आपने 1 मोल लिया, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवा दिया, मतलब कंबशन करवा दिया, तो जो हीट रिलीज हुई उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिंपल है ये तो, है ना, कंबशन नाम से ही पता लग रहा है। और एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, देखो आपका ग्रेफाइट है, कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म का ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। बताइए बताइए जरा फटाफट, आसान है क्या ये चीज? अरे बोलो ना यार। चलो, तो फिर अब इसके बाद अगली जो चीज है वो हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी। पहली चीज, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? तो देखो डेफिनेशन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की आपके सामने लिखी है, इसको आप पढ़ लेना। सिंपल शब्दों में अगर आप समझो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जो या तो अपने आप हो या फिर एक प्रॉपर इनिशिएशन के बाद अपने आप हो, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे अगर मान लो पानी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है,
तो ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, आप इसमें एक्सटर्नली कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसे प्रोसेस को मैं बोलूंगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे हीट का फ्लो हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ होता है, ये अपने आप होता है। कंबशन एक प्रॉपर इनिशिएशन के बाद अपने आप होता है। ये सारे एग्जांपल्स है किसके? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। ठीक है, अब प्रोसेस कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा नहीं होगा, प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को रिलेट किया गया किसके साथ? एंट्रोपी के साथ। व्हाट इज एंट्रोपी? किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को जो प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बताता होगा, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज एंट्रोपी। एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो क्या बताता है? किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को बताता है, डिसऑर्डर कितना है उस सिस्टम में उसको बताता है। एग्जांपल आपके सामने लिखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग कहते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है, उन पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, रैंडमनेस बिल्कुल जीरो है, लगभग जीरो है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है। गैस के पार्टिकल्स रैंडम मूव करते हैं, आप बोलोगे उनकी रैंडमनेस ज्यादा है, इसका मतलब एंट्रोपी ज्यादा होगी। ये जो ऑर्डर लिखा है वो आपके सामने किसका लिखा है? एंट्रोपी का लिखा है। ठीक है बेटा, जो चेंज इन एंट्रोपी होता है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, आप इसका फॉर्मूला लिखोगे Q अपॉन T। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q अपॉन T। ऑलराइट, रिवर्सिबल मैनर में कोई भी सिस्टम जितनी हीट अब्सॉर्ब या फिर रिलीज करता है अपॉन टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, दैट इज योर एंट्रोपी। अगर आपको एंट्रोपी यहां सिस्टम की निकालनी हो, एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम, तो यहां पर Q की वैल्यू भी किसके लिए लिख दोगे? सिस्टम के लिए लिख दोगे। और अगर आपको एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का निकालना है तो Q किसका लिखोगे? सराउंडिंग का लिखोगे। ठीक है, अगर आपको टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है, टोटल डेल्टा एस टोटल, तो आपको डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज योर डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्लियर है? कोई बात जो आपको नहीं समझ में आई हो? ठीक है, यहां पर यही चीज लिखी है इसने, देखो कि जो एंट्रोपी चेंज होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंट्रोपी चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से एंट्रोपी से ही एक और नई चीज निकली जो था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। मतलब अगर मान लो डेल्टा एस टोटल कभी भी ग्रेटर देन जीरो आता है, दैट मींस वो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को रिलेट किया गया एंट्रोपी के साथ। ठीक है ना, अगर मान लो कोई कह दे डेल्टा एस टोटल में महाराज दोनों गिनना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो हो तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा एस जीरो आता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो आता है, इसका मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। ऑलराइट, तो ये दो कंडीशन थी जहां पर एंट्रोपी चेंज को रिलेट किया गया प्रोसेस की एंट्रोपी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के साथ। ठीक है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एंट्रोपी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कुछ डिफरेंट प्रोसेस में। जैसे सबसे पहला है एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में T का वैल्यू होता है कांस्टेंट। अगर T जीरो है तो dt और डेल्टा T हो जाएगा जीरो, और अगर डेल्टा T जीरो हो गया तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया डेल्टा U भी जीरो, और अगर डेल्टा U जीरो है तो देखो डेल्टा U इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। अरे बोलो ना यार, अगर आपका डेल्टा U जीरो हो गया तो जो Q का वैल्यू है बेटा वो किसके बराबर आएगा? माइनस W के बराबर आएगा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी थी। Q का जो वैल्यू होता है 2.303 nRT log V2 बाय V1 होगा, है ना। P1 बाय P2 भी लिख सकते हो, वो माइनस आता है लेकिन माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब देखो डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एस हो जाता है Q बाई T। ये रहा Q का वैल्यू, उसको T से डिवाइड कर दो आप, 2.303 nR log V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2, ये आपका मिल जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एस निकालने का फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो, है ना, क्योंकि एग्जाम में डिराइव करना आए तो ठीक है, ना भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला में याद होना चाहिए। अगर वहीं पर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है बेटा, एडियाबैटिक में Q की वैल्यू जीरो होती है। अगर Q इज इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा सिस्टम कितना हो जाएगा? जीरो। Q अपॉन T, Q जीरो तो डेल्टा एस भी जीरो, खत्म। डेल्टा सराउंडिंग भी कितना होगा? जीरो होगा। डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, वहीं पर अगर मान लो आपको आइसोबारिक प्रोसेस दिया हुआ है ना, रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस दिया है, और उसमें आपको एंट्रोपी का वैल्यू निकालना है,
तो एक बात बताओ मुझे, जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है बेटा, जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है उसमें Q का वैल्यू क्या आता है? हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू होता है NCP डेल्टा टी। यस, अगर आप इसमें डेल्टा एस निकालोगे ना, तो मैं चाहता हूं आपसे कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। क्या फॉर्मूला याद रखना है? 2.303। ये आफ्टर डेरिवेशन आता है, लेकिन डेरिवेशन हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, लॉग का बेस T2/T1। बस डायरेक्ट फॉर्मूला आपने एक पढ़ लिया है, इसको आप याद रखें। और वहीं पर अगर मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस हो, तो यहां पर जहां NCP लिखा है ना मुन्ना, वहां NCV लिख दियो बस, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लॉग बेस 10 T2/T1। बस कहानी खत्म। क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। यह फॉर्मूला है आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में, NCV log T2/T1 और NCP log T2/T1। ठीक है, अब वहीं पर अगर मान लो कभी आपसे पूछ ले कि मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, अरे ये तो हो गई ना, ये वाली चीज तो हम लोग कर चुके हैं, है ना, इसको हटाओ, ये तो हो गया। हाँ, अगर मान लो पूछे कि भाई एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, तो आप बोलोगे दादा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मतलब डेल्टा एस फ्यूजन। वो क्या आएगा? Q फ्यूजन अपॉन T। फ्यूजन के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ता है? फ्यूजन के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ती है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बराबर अपॉन T फ्यूजन, जो भी उसका फ्यूजन टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट रहे, है ना भाई। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। तो फ्यूजन में कितनी हीट देनी पड़ेगी? जितनी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, डिवाइड बाय टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? जो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है या फिर जो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, खत्म। और वहीं पर अगर मान लो मेरे से पूछे कि H क्यों लिख रहा हूं मैं भाई, यहां S आएगा ना बेटा, ये क्या होगा? S होगा ना, एंट्रोपी है ना यार, एंथैल्पी थोड़ी निकाल रहे हैं हम, डेल्टा फ्यूजन S। यस, डेल्टा फ्यूजन S, ठीक है ना। और वहीं पर अगर मान लो मुझे निकालना हो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो यहां पर मैं जो हीट लिखूंगा वो वेपराइजेशन वाली लिखूंगा, और वेपराइजेशन में कितनी हीट देनी पड़ती है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल। और टेम्परेचर क्या देना पड़ता है? बॉइलिंग पॉइंट TB, बॉइलिंग पॉइंट। अरे भाई वेपराइजेशन किस टेम्परेचर पे होता है? बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट। यस, TB बॉइलिंग पॉइंट, T फ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर फ्यूजन टेम्परेचर। क्लियर? तो इस पे भी अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वो भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप रिलेट ये सारी चीजें तभी कर पाओगे जब आपने ये चैप्टर कम से कम एक बार पढ़ रखा होगा, तभी आप एक क्विक रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए ये चीज हम लोगों ने लिखी है। एक और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसको आप लोग गिब्स एनर्जी कहते हो, जिसको हम लोग G से दिखाते हैं, इसकी हेल्प से भी आप किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टिनिटी के बारे में बता सकते हो। कैसे? एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये एक रिलेशन है जहां पर डेल्टा G जो होता है इसको बोला जाता है कि बेटा गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोला जाता है इसको? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहोगे। और यहां पर डेल्टा H सारी दुनिया जानती है, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा S इज योर एंट्रोपी चेंज। क्या कहता है कि अगर मान लो डेल्टा G का वैल्यू, इफ डेल्टा G लेस देन 0, आप बोलोगे प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर मान लो आपका डेल्टा G ग्रेटर देन 0 आता है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और अगर डेल्टा G 0 आ गया ना मुन्ना, तो प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस तरह से आप डेल्टा G की वैल्यू देख के किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड है, बिकॉज ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है डेल्टा G, इसने क्या किया? इसने एंथैल्पी को भी इंक्लूड कर रखा है, इसने एंट्रोपी को भी इंक्लूड कर रखा है। दोनों की वैल्यू आप देख के फिर बता रहे हो कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है। इस पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया इस फॉर्मूले पे। आपको क्वेश्चन में डेल्टा H का वैल्यू दे देता है, आपको डेल्टा S का वैल्यू दे देता है, और आपसे पूछता है कॉमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 आए तो स्पॉन्टेनियस, और 0 आए तो आप बोल दोगे सिस्टम कहां पर है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और कोई आपसे ये भी पूछ ले, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है ना, कि भैया इसको फ्री एनर्जी क्यों कहते हैं? बिकॉज ये टोटल एनर्जी का वो पोर्शन होता है जो यूजफुल वर्क करने के लिए फ्री होता है। यूजफुल जो नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है वो करने के लिए यूजफुल होता है। ये वाला फ्री एनर्जी का वो पार्ट होता है, टोटल एनर्जी का वो पार्ट जो यूजफुल वर्क करने के लिए फ्री है, दैट इज योर गिब्स एनर्जी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना। अच्छा, सबसे लास्ट में
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है अभी के लिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि क्या एब्सोल्यूट जीरो पे जो एंट्रोपी होती है वो भी जीरो होती है ना, और एब्सोल्यूट जीरो आप लोग सब लोग जानते ही हो, जीरो केल्विन, उसको आप एब्सोल्यूट जीरो बोलते हो। ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, जीरो होता है। आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में ये चीज पढ़ी है। कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब आप समझते ही हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो एंट्रोपी होती है 0 केल्विन पे, वो कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है। अगर मान लो कुछ सब्सटेंस है जिसकी 0 केल्विन में भी एंट्रोपी 0 नहीं हो रही, उस 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी बची है दैट इज योर रेसिडुअल एंट्रोपी या फिर फ्रोजन डिसऑर्डर। बस ये छोटी सी चीज है जो आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान में रखनी होती है। ऑलराइट, तो बस इसी के साथ आप लोगों को अलविदा कहने का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिन लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज पढ़ रखा होगा और वो फॉर्मूले का रिवीजन चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है इस चैप्टर में पढ़ने हैं, अगर उनको आप रिवाइज करना चाहते हो, उन लोगों के लिए वीडियो है। लगभग 40 से 50 मिनट का ये वीडियो हो गया अपना, है ना। जितना भी छोटा मैंने करने की कोशिश करी, बट क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, हमने इसके कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। आगे कोई सीरीज आएगी जिसमें हम लोग इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर लेंगे। बट ये जो सीरीज है इसका मोटिव था माइंड मैप, एक पूरे चैप्टर का मैप आपके माइंड में सेट होना चाहिए। मेरे हिसाब से सेशन के बाद आपको ये पता लग गया होगा इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरह से मुझे किस ऑर्डर में पढ़ने हैं। ऑलराइट, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।